किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम लोग बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर सकते हैं। भाई किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखने के कई तरीके हैं, लेकिन वो सभी तरीके कहीं ना कहीं जाकर बच्चों इस फॉर्म से कंपेयर किए जा सकते हैं। इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं। जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज सिंपली अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें तो ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स की। अब बच्चों अगर हमारे पास में एक नहीं दो स्ट्रेट लाइंस हो, सपोज कीजिए पहली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और साथ में दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देयर आर टू स्ट्रेट लाइंस। पहली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है और दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है। यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों मल्टीप्लाई कर दूं, भाई हमारे पास में जो पहली लाइन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और साथ में दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। यदि आपने क्या करा, इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया, पहली लाइन की इक्वेशन दूसरी लाइन की इक्वेशन। भाई पहली लाइन की इक्वेशन सपोज कीजिए L1 इक्वल्स टू 0 है, दूसरी लाइन की इक्वेशन L2 इक्वल्स टू 0 है। यदि आपने इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको जो मिलता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाओं का युग्म। दिस वी कॉल एज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जिसे हम लोग शॉर्ट में बच्चों POSL भी कहा करेंगे। और ये जो दोनों लाइंस हैं, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको ये POSL मिला है, इन दोनों लाइंस को हम लोग उस POSL के कंपोनेंट्स कहेंगे। हम क्या कहेंगे बच्चों, इसके ये घटक हैं, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। भाई दिस लाइन एंड दिस लाइन आर कंपोनेंट्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपके पास में कोई दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस थी, आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मिलता है बच्चों वो कहलाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जिन दो लाइंस को मल्टीप्लाई करने से आपको वो POSL मिली है, उन दोनों लाइंस को आप कहते हैं उसके कंपोनेंट्स, उसके घटक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों हमारे पास में एक लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन है बच्चों 5x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब यदि ये ध्यान दें तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस को यदि बच्चों मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इफ़ आई मल्टीप्लाई देयर इक्वेशंस, यदि मैंने इन दोनों की इक्वेशंस को ही मल्टीप्लाई कर दिया, आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनना है बच्चों। सो ये जो आएगा ये आएगा बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली आप x का इन तीनों के साथ, फिर y का इन तीनों के साथ, फिर 1 का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो बड़ा सा एक्सप्रेशन आपके पास में आएगा, दैट एक्सप्रेशन विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज कंपोनेंट्स आर दिस लाइन एंड दिस लाइन, जिसके ये दोनों बच्चों कंपोनेंट्स होंगे। जब भी कभी आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने जिन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करा है उसके सभी टर्म्स एक ही तरफ रखे हों। सभी टर्म्स मतलब x मतलब y मतलब कांस्टेंट टर्म। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक प्रॉब्लम से समझाता हूं बच्चों। सपोज कीजिए कि मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 और 5x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 7। मेरे पास में ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं। अब मुझे कहा है कि आप उस POSL की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जिसके ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। सो समबडी में अप्रोच कि साहब आपने कहा है कि आप जब भी कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप उन दोनों की इक्वेशंस को साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई देम सर। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दूंगा x का इन दोनों के साथ, फिर y का इन दोनों के साथ, और RHS पर तो चलिए -7 आ ही गया। वो जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये कहना बच्चों सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा, जब भी कभी POSL आपको फाइंड आउट करनी है देन ऑल टर्म्स हैव टू बी ब्रॉट ऑन सेम साइड। व्हाट आई मीन, साहब आपके पास में जो इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, दैट इक्वेशन कैन बी री रिटन लाइक दिस।
उसे मैं ऐसा लिख सकता हूं। और इसी तरह से जो सेकंड वाली इक्वेशन है 5x माइनस 9y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये लीजिए। आपने पहली वाली इक्वेशन को लिखा वो ऐसा आया, सेकंड वाली इक्वेशन को लिखा वो ऐसा आया, ये दोनों आ गए बच्चों आपके पास। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ यू मल्टीप्लाई देम टुगेदर। आप इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर देने के बाद अब जो आएगा दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सरल रेखाओं के युग्म को व्यक्त करेगा और वो ऐसा पीओएसएल होगा जिसके कंपोनेंट्स ये लाइन और ये लाइन होंगी। So that has to be remembered always whenever you people are determining any POSL बच्चों, all terms whether it is x, whether it is y, whether it is constant term have to be brought to the same side। तो ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों। आप देखिए मैंने लाइन की इक्वेशन को L1 इक्वल्स टू 0 और L2 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए, कुल मिलाकर यूं इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए, मतलब जो भी कुछ RHS पे लिखा है उसे LHS पे लेगी, जो भी कुछ RHS पे लिखा है उसे LHS पे लेगी। अब उसके बाद में बच्चों x का इन तीनों के साथ, y का इन तीनों के साथ, 1 का इन तीनों के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। माशाअल्लाह आपके पास जो आएगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। एंड आई रिपीट, उसके दोनों, ये जो दोनों लाइंस होंगी बच्चों, ये दोनों उसके कंपोनेंट्स होंगे, उसके घटक होंगे। जो भी कुछ मैंने लिखा है यहाँ पर इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए, हमारी सरलता, हमारी सहूलियत, हमारी आसानी के लिए मैं बिल्कुल सिंपल सी दो इक्वेशंस लेता हूं बच्चों। एक इक्वेशन y इक्वल्स टू m1x और दूसरी y इक्वल्स टू बच्चों m2x। Let these two lines are the components of a pair of straight line। मेरे पास में बच्चों ये दो लाइंस किसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंपोनेंट्स हैं, मुझे उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको अभी बताया बच्चों, जब भी आपको पीओएसएल फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, पहले तो उसे इक्वल टू 0 की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ये लीजिए मैंने इक्वल टू 0 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया भाई। दिस इज वन लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन। आई रिपीट बच्चों, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ऐसी दो लाइन्स ली हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। मैंने ऐसी दो लाइन्स ले ली बच्चों जो कि ओरिजिन से, जो कि मूल बिंदु से गुजर रही हैं। अब यदि मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, इफ आई मल्टीप्लाई देम टुगेदर, व्हाट आई गेट समथिंग लाइक दिस। और मल्टीप्लाई कर लीजिए, y का y से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, y स्क्वायर आएगा, y का m2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो m2xy आएगा। फिर इसी तरह से बच्चों ये m1xy आएगा और यहाँ पर बच्चों m1 m2 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। और राइट हैंड साइड पर तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आ जाएगा। सो व्हाट यू गेट, आपको जो मिला बच्चों वो क्या मिला, आपको मिला, मैं इस इक्वेशन को m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं एक्स वाई को कॉमन निकाल दूं तो m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। सो नाउ यू पीपल सी दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सी दो लाइंस, जिनके जो दोनों ही लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है। भाई y इक्वल्स टू mx इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इमटेरियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू कुछ भी हो बच्चों, वो हमेशा एक पीओएसएल को रिप्रेजेंट करती है जो कि ओरिजिन से पास होती है। सो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक पीओएसएल को रिप्रेजेंट कर रही है जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। अब इस इक्वेशन को यदि मैं ध्यान दूं बच्चों, तो आई कैन से दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड और कैन बी रिटर्न लाइक दिस। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर में किसी का मल्टीप्लिकेशन था, एक्स स्क्वायर में किसी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एक्स वाई में किसी का मल्टीप्लिकेशन था, कर दिया, और वाई स्क्वायर में किसी का मल्टीप्लिकेशन था, कर दिया। भाई आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर में किसी का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ऑफ कोर्स है, अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा होता है, ये आप लोग जानते हैं बच्चों। सो यू कैन से ये जो इक्वेशन आपके पास में आई है, ये जो इक्वेशन आपके पास में आई है, ये इक्वेशन इस इक्वेशन से कंपेयर की जा सकती है, इससे इसकी तुलना की जा सकती है। भाई इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मैं कंपेयर कर सकता हूं, कांट आई? ऑफ कोर्स यस। भाई यहां पर देखिए ना, एक्स स्क्वायर में किसी का मल्टीप्लिकेशन था, एक्स वाई में किसी का मल्टीप्लिकेशन था, और वाई स्क्वायर में भी किसी का मल्टीप्लिकेशन था। यस। सो एक ऐसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसके कंपोनेंट्स ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस हो,
उसे हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान दें बच्चों तो आप एक बात पाएंगे कि ये जो इक्वेशन आपके पास में आई है ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। व्हाट इज दिस? दिस इज बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में बच्चों एक होमोजीनियस इक्वेशन है, जिसे हिंदी में कहा जाता है समघाती समीकरण है। अब होमोजीनियस से मतलब क्या होता है? ऐसी कोई इक्वेशन बच्चों जिसके हर टर्म में एक्स और वाई की पावर्स का सम सेम हो। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके हर टर्म में एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल्स की पावर्स का सम बच्चों हमेशा सेम हो, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यदि आप यहां पर ध्यान दें तो एक्स की पावर कितनी है? 2 है, और वाई नहीं लिखा है, मतलब यहां पर लिखा है वाई टू दी पावर 0। भाई अगर y नहीं लिखा इट मीन्स दैट वहां पर y लिखा है लेकिन उसकी पावर 0 शून्य सिफर है। सो x और y की पावर्स का सम बच्चों 2 है। यहां पर ध्यान दीजिए x की पावर 1 और y की पावर भी 1। सो पावर्स का सम कितना आ गया बच्चों? 1 + 1। यस, और यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों x नहीं लिखा मतलब x की पावर 0 है। सो एवरीवेयर यू सी दैट द सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड y इज 2। हर जगह पर बच्चों x और y की घातों का योग 2 है। भाई यहां पर x और y की पावर्स का सम कितना है? आप ध्यान दीजिए तो x की पावर 2 है, y नहीं लिखा है मतलब y टू दी पावर 0 लिखा है। सो दैट सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड y इज 2। Likewise, here sum of powers of x and y is 2. Very good. और यहाँ पर भी वही आ रहा है बच्चों। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके हर टर्म में बच्चों x और y की पावर्स का सम सेम होता है उसे हम होमोजीनियस इक्वेशन समघाती समीकरण कहते हैं। और पर्टिकुलरली जो भी पावर्स का सम आता है वो उसकी कहलाती है डिग्री। पावर्स का सम हर बार सेम आएगा और जो भी सम आएगा बच्चों उसे हम कहेंगे डिग्री। जैसे यहां पर देखें एवरीवेयर यू पीपल आर फाइंडिंग सम ऑफ इंडाइसेस सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई इज सेम, तो वो होमोजीनियस है। और चूंकि हर जगह पर बच्चों यहां पर डिग्री जो आ रही है, हर जगह जो उसकी पावर्स आ रही हैं वो कितनी आ रही बच्चों? 2। सो दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये बच्चों डिग्री 2 की घात 2 की एक समघाती समीकरण है। दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों। सो आपको मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। इनको मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपको जो मिलेगा बच्चों वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। उसकी इक्वेशन ये आई। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड विद दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड विथ दिस इक्वेशन। इसे इस इक्वेशन से कंपेयर किया जा सकता है बच्चों, बिल्कुल। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है बच्चों। सो कुल मिलाकर हमारे पास में एक पहचान ये बन गई साहब कि जब भी कभी कोई होमोजीनियस इक्वेशन हो x और y में, अगर हमारे पास में कोई होमोजीनियस इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है, दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और वो दोनों ही लाइंस ओरिजिन से पास होंगी। वो दोनों ही लाइंस कहां से पास होंगी बच्चों? ओरिजिन से। ये आपको कंठस्थ रखना है। और ओरिजिन से पास होंगी ऐसे हम लोग कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों कि यदि मैं यहां पर देखूं तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। अब यदि बच्चों मैं x की जगह पर 0 और y की जगह पर भी मैं 0 रख दूं बच्चों, तो आई फाइंड कि ये जो आ रहा है 0 आ रहा है और वही RHS के बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ओरिजिन यानी कि 0 0 इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। दिस इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये इस इक्वेशन को बच्चा सेटिस्फाई कर रहा है, उस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। और जो कोई पॉइंट किसी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो पॉइंट उस कर्व पर लाई करता है। या यूं कहा जाए कि किसी भी कर्व की इक्वेशन को केवल वही पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं जो पॉइंट्स उस कर्व पर लाई करते हैं। So that you can say. So again I repeat बच्चों, if you people find any homogeneous equation of degree 2 that is representing a pair of straight line passing through origin, both of them must be passing through origin बच्चों। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों और हम देखें तो कुल मिलाकर अभी हमारे पास में जो यहाँ पर हम लोगों ने लर्न किया बच्चों वो ये किया कि हमारे पास में अगर कोई भी डिग्री 2 की होमोजेनियस इक्वेशन है
डिग्री 2 की होमोजेनियस इक्वेशन है तो वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। कौन सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस? जो दोनों ही कहां से पास हो रही होंगी? ओरिजिन से। साहब मान लीजिए दिस इज रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। भाई एक बात तो कंफर्म है कि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, ये भी हमको पता है। भाई लेट इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज कंपोनेंट्स आर, जिसके कंपोनेंट्स कौन है बच्चों? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जिसके कंपोनेंट्स हैं y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x। भाई ये तो हम समझ चुके हैं, ये तो हम लर्न कर चुके हैं कि इफ वी फाइंड एनी होमोजेनियस इक्वेशन दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कंडीशनल डिग्री 2 है बच्चों, तो वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब मैं मान लेता हूं कि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जिसके ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रही है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तो वो रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने मान लिया कि उसके ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, मतलब इन दोनों लाइन्स की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर ये लाइन बनी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो इक्वेशन बनेगी बच्चों वो थोड़ी देर पहले ही आपने बनाई, क्या बनकर आई थी? वो आई थी m1 m2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही पिक्चर आएगी। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों, इससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया और इससे मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। अब बच्चों यहां पर एक बात आप ध्यान दें कि ये दोनों ही इक्वेशन एक ही इक्वेशन है। क्यों? मैं बता रहा हूं, देखिए ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है भाई, ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये तो कंफर्म है। अब मान लीजिए कि वो जो दो लाइंस को मिलाकर ये लाइन बनी है वो ये दो वो वाली इक्वेशंस है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन बनेगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम हो गई। भाई ये एक पीओएसएल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसके ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन बनती है और ये दोनों इसी के कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये दोनों इक्वेशंस अपने आप में क्या हो गई बच्चों? सेम हो गई। और जब दोनों सेम हो जाएंगी तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? m1 m2। भाई यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है m1 m2 और यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a। लाइकवाइज बच्चों यहां पर एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? यहां पर एक्स वाई का कोफिशिएंट है माइनस टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 और वहां पर है बच्चों 2h। और इसी तरह से यहां कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। यहां वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और उधर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? b। तो ऐसा कुछ कर दिया। ये जो काम मैंने यहां पर किया है बच्चों, ये काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ढोल ढोल के उपयोग में आता है। यहाँ जो लॉजिक जो फंडामेंटल मैंने यूज़ किया बच्चों वो बहुतों बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ में आता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए बच्चों, ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं नकार सकती। अब अगर वो दो लाइंस जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो दो लाइंस ये हैं तो उससे ये आएगी। अब आप बोल रहे हो कि ये इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ये दो कंपोनेंट्स हैं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये लाइन बनती है। बात वही हुई भाई, ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसके ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये लाइन बनती है। और आप देख रहे हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन बन रही है। सो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बच्चों सेम हो गई। दीज टू इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग सेम कर्व। ये दोनों ही समीकरण बच्चों एक ही वक्र को, एक ही कर्व को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये बात किसी किसी को थोड़ा धीरे से समझ में आती है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जिनको समझ में आ चुकी होगी वो सोच रहे होंगे क्या थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, लेकिन मेरा काम सभी को समझाने का बच्चों, इसीलिए मैं बोल रहा हूं भाई दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेट मी सपोज उसके कंपोनेंट्स ये हैं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये बनता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये बनता है, तो ये दोनों बातें सेम ही होंगी। होप अब तो मैं इतनी बार बोलने से समझ में आ चुका होगा बच्चों। अब आप एक काम करिए, यहां से जो है m1, भाई आपने जब भी कभी हम कई बार ऐसा होता बच्चों कि किसी एक ही कर्व की इक्वेशन को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे हमारे पास कोई दो लाइंस हैं
उनके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख पा रहा हूं, ऐसा भी लिख पा रहा हूं। सो जब एक ही कर्व की इक्वेशन को मैं अलग अलग तरीकों से लिख पा रहा हूं तो मैं उन सभी इक्वेशंस को कंपेयर कर सकता हूं। तो कंपेयर करूंगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट ये और ये, और इस तरह से बच्चों ये। अब आप इन दोनों की तुलना कर लीजिए। चलिए यहाँ पर इन दोनों की तुलना करेंगे तो आपको m1 m2 बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, a अपॉन बी। भाई आपने क्या करा, a को इधर न्यूमरेटर में ले गए तो m1 m2 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, a अपॉन बी। इसकी जरूरत आपको बार बार पढ़ा करेगी तो इससे आप स्मरण ही रखिएगा बच्चों एक बात। ठीक इसी तरह से आप m1 प्लस m2 बराबर क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 बराबर लिखेंगे आप -2h अपॉन बी। माइनस साइन को आप इधर ले गए, माइनस साइन को आप इधर ले गए और 2h को आप न्यूमरेटर में ले गए बच्चों, आपको ये मिल जाएगा। सो यू पीपल हैव गॉट द वैल्यू ऑफ m1 प्लस m2 एंड m1 m2। m1 प्लस m2 की वैल्यू आ गई और बच्चों m1 m2 की वैल्यू आ गई। तो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं बच्चों, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसके ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन बनी बच्चों। अब आप बोल रहे हो कि इसके ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो इक्वेशन बनती है या ये जो इक्वेशन है वो दोनों सेम है। समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। मैं फिर से बोल रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन बनती है, या यूं कहा जाए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये तो बनती है, तो आपको क्लियर है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। अब आप बोल रहे हो कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उसके कंपोनेंट्स ही है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वाली इक्वेशन बनती है। बस कर लिया बच्चों। तो m1 m2 की वैल्यू a अपॉन बी और m1 प्लस m2 की वैल्यू बच्चों -2h अपॉन बी आ जाएगी। अब आपके पास में ये दोनों वैल्यूज का हमें बच्चों काफ़ी बार यूज आएगा, तो पहले इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी कुछ लिखा हुआ है। चलिए हम लोग देखें बच्चों। सो अभी हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने ये देखा है कि साहब एक होमोजीनियस इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है जो कि ओरिजिन से पास होती बशर्ते डिग्री 2 हो बच्चों। अब एक प्रॉब्लम लिखेगा, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन represented by following equation is n times of slope of other line. If slope of one line is n times of slope of other line represented by following equation, then find the relation amongst a, b, h and n. मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, if slope of one line is n times of slope of another line represented by this equation, find रिलेशन अमॉन्ग्स ए बी एच एंड एन। वीडियो को रोक करके आप लोग खुद से एक बार कोशिश कीजिएगा बच्चों। देखिए आपसे ये कहा है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का n टाइम्स है। सो मैं मान लेता हूं बच्चों कि ये जो इक्वेशन है, लेट गिवन इक्वेशन represents these two straight lines, y equals to m1x and y equals to m2x। भाई मैंने मान लिया कि ये जो इक्वेशन है ये y equals to m1x और y equals to m2x को रिप्रेजेंट कर रही है, मान लिया मैंने। अब आपको क्या गिवन है बच्चों, आपको ये गिवन है कि एक लाइन का स्लोप, लेट इट बी m1, इज n टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन। भाई एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो आपको गिवन ये है कि m1 इज इक्वल्स टू n m2, यही है। अब आप एक काम करें बच्चों, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h अपॉन बी, ये m1। और एक मिनट m1 की वैल्यू को आप यहाँ पे से रख दीजिए बच्चों, m1 की वैल्यू को आप यहाँ ले जाके रख दीजिए, सो दैट दिस बिकम्स n m2 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h अपॉन बी। यहाँ से m2 को कॉमन निकाल दीजिए तो n प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, -2h अपॉन बी। और यहाँ से m2 की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी -2h अपॉन बी इंटू n प्लस 1, ये m2 की वैल्यू आ गई।
m2 की वैल्यू आ गई बच्चों। भाई m1 प्लस m2 की वैल्यू -2h/b जो है दैट यू हैव टू रिमेंबर एज अ फार्मूला, लाइकवाइज दिस हैज आल्सो टू बी रिमेंबर्ड एज एन आइडेंटिटी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m2। नाउ आई एम गोइंग टू राइट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a ओवर b। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना बच्चों, a ओवर b। वेल एंड गुड। अब m1 की वैल्यू क्या है साहब, n इंटू m2 है, ये आपको गिवन है कि भाई एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का n टाइम्स है। सो आइदर m1 इज n टाइम्स ऑफ m2 और m2 इज n टाइम्स ऑफ m1। दैट व्हाट, नाउ व्हाट यू गेट बच्चों, दिस इज n इंटू m2 स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर b। अब आप एक काम करें बच्चों, अब m2 की जो वैल्यू आपके पास में यहाँ पर आई थी उसे आप यहाँ फीड कर दीजिए। जब आप इसे यहाँ पे फीड करेंगे बच्चों तो n और m2 कितना, m2 आएगा बच्चों, m2 आएगा कितना -2h/b इंटू n+1, ये लीजिए इज इक्वल टू a/b। तो ये आपके पास में n और माइनस का स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर, ये n+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b, और b से b कैंसल। अभी आपके पास में क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ nh स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू b इंटू n+1 का होल स्क्वायर। ये लीजिए साहब, so 4 times of nh square is equals to ab into n+1 का whole square. So now you people can see this is a relation between a, b, n and h. a, b, n और h में ये relation हमारे पास में बच्चों आ चुका है। आपको ये गिवन था कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, कौन सी, ये नहीं, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये दो लाइंस को, जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करिए उनमें से एक का स्लोप दूसरे का n टाइम्स है। उनमें से एक का स्लोप दूसरे के स्लोप का कितना बच्चों, n टाइम्स आपको ए, बी, एन और एच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना था। तो भाई हमने मान लिया कि ये इन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करिए। ऑब्वियसली ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, एक का स्लोप दूसरे का n टाइम्स होगा, और उससे आपने m1 प्लस m2 की जो वैल्यू रखी थी वहाँ पर m1 रखा, m2 की वैल्यू निकाल दी, फिर आपने दोनों का प्रोडक्ट लिया। कुल मिलाकर अगर आप ध्यान दें बच्चों तो यहाँ हमने कुछ वैसा ही काम किया जैसा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के नेचर पे काम करते थे कि एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स है। याद आ रहा हो बच्चों, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या नेचर या फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स के तहत हम लोग जो पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ है बच्चों। ये जो आपके पास में रिजल्ट आया, आप चाहें तो इसे भी फार्मूला की तरह भी याद रख सकते हैं। जैसे मैं एक प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सी आपको देता हूं कि आपको ये गिवन है कि 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस लेमडा वाई स्क्वायर, आपको ये गिवन है, और आपसे ये बोला है कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का 3 टाइम्स है। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का 3 टाइम्स है, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का 3 टाइम्स है, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा। वीडियो को रोक के जरा फटाफट कीजिए, अभी देखिए। अब इसे अगर मैं कंपेयर करूं बच्चों, ax स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस by स्क्वायर से, इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं पाऊंगा a की वैल्यू 2 है और 2h की वैल्यू -3 है। भाई a 2 है, 2h -3 है और b लेमडा है। वेल एंड गुड। भैया a की वैल्यू 2 है, 2h की वैल्यू -3 है और b की वैल्यू लेमडा है। बहुत अच्छी बात आ रही है साहब यहाँ पर। अब h की वैल्यू यहाँ से देखी जाए तो वो आ जाएगी -3/2। भैया h की वैल्यू कितनी आ गई, यस -3/2। सो h की वैल्यू आपके पास में -3/2 आ गई। अब क्या किया जाएगा बच्चों, अब मैं जो है इससे मिटा ही देता हूँ। चलिए, जो रिजल्ट आपके पास में है बस उसे आप फार्मूले की तरह याद रख लीजिएगा। अब आपको ये बोला है कि एक रूट दूसरे का 3 टाइम्स है। अभी जैसे हमने यहाँ पर ये जो काम किया था, यहाँ पर किया था कि एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स है। सो ऑटोमेटिकली अगर उससे कंपेयर किया जाए तो n की वैल्यू 3 होगी। भाई वन रूट इज n टाइम्स ऑफ अनदर रूट, ये आपको गिवन था। अब यहाँ पर गिवन है कि वन रूट इज 3 टाइम्स ऑफ अनदर रूट, मतलब यूँ कह सकता हूँ कि एक n की वैल्यू 3 हो गई। तो ये आ चुका बच्चों, n की वैल्यू 3 आ गई। तो आप a, b, h और n की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। 4 टाइम्स ऑफ n जो है 3, h जिसकी वैल्यू है -3/2 और उसका स्क्वायर और इज इक्वल टू a की वैल्यू है बच्चों 2, b की वैल्यू लेमडा, n की वैल्यू 3 प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ यू सॉल्व दिस, वेरी इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेमडा। आई डोंट थिंक इट इज हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विथ अस।
भैया आपने 4 n की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू -3/2 है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू लेमडा है और n की वैल्यू 3 है। रख दिया आपने, आपका काम हो जाएगा बच्चों। लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप ये जो आपके पास में आंसर आया, आप चाहें तो इसे फार्मूला की तरह याद रख सकते हैं बच्चों। अगली प्रॉब्लम कीजिएगा कि इफ स्लोप ऑफ वन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, if slope of one line represented by this equation is nth power of slope of another line. If slope of one line is nth power of slope of another line, बच्चों एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का nth पावर है। आप रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए, वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों। देखिए अब यहां पर फिर वही बात है कि एक भाई मैंने मान लिया कि ये जो इक्वेशन है वो जिन दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो एक ये और एक ये है। मान लिया आपको ये गिवन है कि एक लाइन का स्लोप m1 दूसरी लाइन के स्लोप की nth पावर है। यही गिवन है आपको। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का कितना है बच्चों? nth पावर। ये आपको गिवन है। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, यहां पहले आप इनका अब प्रोडक्ट निकालिए। क्या निकालेंगे बच्चों? इनका प्रोडक्ट। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b, और ये m1 की वैल्यू है m2 टू द पावर n इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b, और इससे m2 की वैल्यू m2 की पावर n अपॉन n प्लस और इज इक्वल टू a अपॉन b। ये लीजिए आप। अब क्या करोगे बच्चों? अब क्या करेंगे हम यहाँ पर भाई, ये हाँ भाई m1 की वैल्यू m2 की पावर n और इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। m2 की वैल्यू ये, तो अब यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ गई? a अपॉन b की पावर कितनी? 1 अपॉन n प्लस 1। भाई आपने m1 की जगह पर जो था वो रख दिया यहाँ पर, ये हो गया। पावर को n प्लस 1 से आपने डिवाइड कर दिया, सो डेट आपको ये मिल गया बच्चों। अब ये आपके पास m2 की वैल्यू आ गई। अब आपको एक और बात पता है बच्चों, यहाँ पर m1 प्लस m2 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिराइव की थी। मैंने कहा भी था, आप इसे स्मरण रखिएगा। तो ये लीजिए साहब, और m1 की वैल्यू है m2 की पावर n सॉरी प्लस m2 is equals to minus 2h upon b. Well and good. Now I need to feed the value of m2 from here to here. So what you get बच्चों? You get a over b to the power n over n plus 1 plus a over b to the power 1 over n plus 1 is equals to minus 2h upon b. ये कुछ आ गया आपके पास। भाई आप m2 की वैल्यू देखिए, a अपॉन b की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 है, वो रखा मैंने। भाई m2 की वैल्यू a अपॉन b की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 था, वो रखा। लेकिन चूंकि यहाँ पर पावर पहले से n थी इसलिए लगाई, और ऐसे ही m2 a अपॉन b की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 एज इट इज ये। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इसे थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं ले आते हैं, और उसी के तहत मैं क्या कर रहा हूं, मैं a की पावर n अपॉन n प्लस 1 और अपॉन b की पावर n अपॉन n प्लस 1 लिख दिया। और ऐसे ही यहाँ पर भी a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 और साथ में यहाँ पर b की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 और इज इक्वल टू कितना? माइनस 2h अपॉन बी। एक काम करते हैं बच्चों, लगे इसी स्टेप में भाई यहाँ तो मैंने इनको अलग अलग कर लिया, a की पावर अलग कर दी, b की अलग, वैसे यहाँ पर भी कर दिया। लेकिन यहाँ एक काम और करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में b है उससे मैं लगे हाथों LHS में लेके चला जाता हूँ। LHS में लेके चला जाऊँगा तो ये b आएगा और यहाँ पर भी b आएगा। आ गया भाई। आप जो डिनोमिनेटर में b था, व्हेन यू ब्रिंग दैट b ऑन LHS नेचुरली इट हैज टू बी टेकन इनटू द न्यूमरेटर साइड। नाउ आप ये b की पावर 1 है और ये b की पावर ये है। जब आप b की पावर 1 में से इसको माइनस करेंगे बच्चों तो आप क्या पाएंगे? यहाँ पर आएगा आपके पास में a की पावर दिस और सॉरी a की पावर तो ये है,
ए की पावर क्या है n अपॉन n प्लस वन, और इनटू में b की पावर कितनी, b की पावर में 1 अपॉन n प्लस वन, प्लस फिर ये b की पावर 1 है, ये b की पावर 1 है, और ये सो यहाँ आपके पास में a की पावर 1 अपॉन n प्लस वन इंटू बी की पावर n अपॉन n प्लस वन, और -2h को आप LHS पे ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ये b की पावर 1 है और ये है, आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बच्चों ये बचेगा सॉरी a का जो था वो तो आपने एज इट इज लिखा, लेकिन 1 में से आप इसको माइनस कर दीजिए भाई, जो डिनोमिनेटर में है जब आप उसे न्यूमरेटर में ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये 1 में से मैं यहाँ पर छोटा सा काम करके बता दूं बच्चों, 1 में से जब आप n अपॉन n प्लस वन को माइनस करेंगे एलसीएम लेने के बाद फाइनली तो यही आएगा। लाइकवाइज यहाँ पर b की पावर 1 है और यहाँ पर ये है, तो आप 1 में से बच्चों जब 1 अपॉन n प्लस वन माइनस करेंगे भाई ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो आप उसको सॉल्व करेंगे ये आएगा बच्चों। और इस तरीके से ये क्या आ चुका, a टू द पावर n इंटू बी की पावर 1 अपॉन n प्लस वन, और ये a b टू द पावर n की पावर ये, और -2h को आप LHS पे ले जाएंगे बच्चों तो वो प्लस हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द रिलेशन। मैंने कहा हम जितना सिंप्लीफाइड मैनर में ला सकते हैं हम लाने की कोशिश करते हैं, और उसी कोशिश के तहत मैंने ये काम किया बच्चों। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी बच्चों। एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, पर पहले इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी कुछ वैसी ही है जैसी आप लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स के तहत पढ़ी थी बच्चों। चलिए अब आप एक काम कीजिएगा बच्चों, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू, determine equation of pair of straight lines which are perpendicular to lines represented by this equation. Determine equation of a pair of straight lines which are perpendicular to lines represented by this equation. वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर थोड़ी अच्छी कमांड हो जाती है बच्चों, तो आपको आगे चल के जो टॉपिक्स और पढ़ने को मिलेंगे उनको आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और ज़्यादा आसानी से आप काम कर पाएंगे। अब बच्चों आपको क्या है, देखिए ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो दोनों ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी होंगी बच्चों, एक लाइन ऐसी होगी एक लाइन ऐसी होगी, और दोनों की खासियत ये होगी कि दोनों ओरिजिन से पास होंगी। मतलब दूसरी भाषा में यूं भी कह सकता हूं कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन होगा। भाई जो दोनों लाइंस होंगी वो दोनों ही लाइंस कहाँ से पास हो रही होंगी, ओरिजिन से। ये तो आप जान चुके हो बच्चों, तो ये तो सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये लीजिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। भाई दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आपको ऐसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है जिसकी लाइंस इससे रिप्रेजेंटेड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, और साथ में ये भी कि वो ओरिजिन से पास हो रही है। ये भी आप अंडरस्टूड लेके चलिएगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा रेक्टिफाई करके बोल रहा हूँ बच्चों। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through origin which are perpendicular to lines represented by this equation। मतलब समझिएगा, देखिए बच्चों मैं डायग्राम को थोड़ा सा वापस से यहाँ पर बनाता हूँ। और ये लीजिए साहब, आपके पास में ये रही y एक्सिस और ये रही बच्चों x एक्सिस रही। ये लीजिए, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या अगर थोड़ा सा डायग्राम बना देते तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब आपके पास में एक लाइन तो ये रही और एक लाइन ये रही साहब, ये रही L1 इक्वल्स टू 0 और ये रही L2 इक्वल्स टू 0। ये दो लाइन्स है बच्चों। और अब आपको ऐसी लाइंस बतानी है, आपको ऐसी लाइंस बतानी है बच्चों जो ओरिजिन से पास हो रही हैं और इनके परपेंडिकुलर है। मतलब आप देखिए L1 के परपेंडिकुलर वाली लाइन, लेट इट बी L1 डैश इज इक्वल्स टू 0। होप आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ग्रीन कलर से जब मैं लिखता हूँ तो थोड़ा हल्का दिखाई देता है। तो आपको L1 के परपेंडिकुलर वाली लाइन और L2 के भी परपेंडिकुलर वाली लाइन, ये आपको इसकी इक्वेशन बतानी है। यू हैव टू फाइंड दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। भाई आपको ऐसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है जो L1 और L2 के परपेंडिकुलर हो। लेट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x।
मैंने मान लिया लेट कंपोनेंट्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और दिस एंड दिस, मान लिया आपने, मैंने मान लिया। तो अब आपको ऐसी लाइन बतानी है जो पास तो ओरिजिन से ही पास हो रही है लेकिन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हैं। तो अब इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी भाई, इनके परपेंडिकुलर वाली लाइन जो होगी वो होगी y इक्वल्स टू -1 अपॉन m1x और y इक्वल्स टू -1 ओवर m2 इंटू एक्स। समझ में आया होगा बच्चों। अरे कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनकी ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 होता है। Two lines are mutually perpendicular when the slope of them is -1. So मैं यूं कह सकता हूं कि आपको इनके परपेंडिकुलर वाली लाइन लेनी है तो वो होगी y इक्वल्स टू m1 डैश x एंड y इक्वल्स टू m2 डैश x। होप ये बात आपको समझ में आई है। अब चूंकि वो दोनों परपेंडिकुलर हैं भाई, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो दैट m1 डैश इज इक्वल्स टू -1, सॉल्विंग दिस विल गिव अस m1 डैश इज इक्वल्स टू -1 ओवर m1। लाइकवाइज यहाँ पर भी आप देखिए तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, सो दैट यू गेट m2 डैश इज इक्वल्स टू -1 ओवर m2। बहुत बढ़िया बात। अब आपके पास में मतलब जो दो लाइंस हैं जो इसके परपेंडिकुलर हैं उसकी POSL क्या होगी, उसकी POSL क्या होगी बच्चों, रिक्वायर्ड POSL जिसे मैं कहूँ भाई रिक्वायर्ड POSL क्या होगी, वो होगी साहब y इज इक्वल्स टू -1 ओवर m1x और y इक्वल्स टू -1 ओवर m2x जो है। तो क्या हो जाएगी बच्चों, वो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बिल्कुल बिगिनिंग में मैंने आपसे कहा, बिल्कुल बिगिनिंग में मैंने आपको बताया कि आप सभी टर्म्स को एक तरफ लाइए, उसके बाद में ही मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत कीजिए। यही होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम खराब हो जाएगा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो चुका y²। आराम से आप हल करके देख लीजिए बच्चों, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ m2 प्लस m1 अपॉन m1 m2 इंटू xy प्लस 1 ओवर m1 m2 इंटू x² इज इक्वल टू 0। ये कुछ आपके पास में आएगा, ये कुछ आपके पास में आएगा साहब। अभी क्या करा जाएगा बाबा, ये y² हो गया और m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये m2 प्लस m1 है। m1 प्लस m2 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने निकाली थी बच्चों 2h अपॉन बी माइनस साइन सहित, और ये आया था बच्चों a अपॉन बी, वेल एंड गुड। और यहाँ पर आपके पास में a अपॉन बी x², ये आपके पास आ चुका। नाउ व्हाट टू डू, नथिंग, b से b कैंसिल कर दीजिए बच्चों और यहाँ भी इधर चला जाएगा तो बचेगा आपके पास में y² माइनस 2h ओवर a इंटू एक्स इंटू वाई भी आएगा। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी करने का शिकार रहता हूं कई बार, तो ये आया बच्चों और यहाँ b अपॉन ए इंटू x² इज इक्वल टू 0। अभी आप a को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल गया ay² माइनस 2hxy प्लस bx² इज इक्वल टू 0। So again this is representing a pair of straight line whose both the lines are perpendicular to lines represented by given equation ax² plus 2hxy plus by² इज इक्वल टू 0। भाई हमने ये तो समझ लिया है कि कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन हो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। मैं बार बार कह रहा हूँ डिग्री 2 के लिए, तो ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी जिसकी करेगी भाई, और आपको उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी थी जो इसकी दोनों ही लाइंस के परपेंडिकुलर हो। अब भाई मान लीजिए इसकी जो दो लाइंस हैं वो ये हैं और ये हैं, मतलब आपको ऐसी दो लाइन निकालनी थी जो L1 के परपेंडिकुलर और L2 के परपेंडिकुलर हो। तो L1 के परपेंडिकुलर मैंने L1 डैश ले लिया और L2 के परपेंडिकुलर मैंने L2 डैश ले लिया, तो वो दो इक्वेशंस ये हो गई। अब चूंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं इसलिए ये दोनों परपेंडिकुलर इसलिए सो m1 डैश m2 डैश की वैल्यू यहाँ पर आपने रख दी, तो वो इक्वेशन
मतलब जिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है उसके कंपोनेंट्स ये दोनों होंगे, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और आपको पता है कि अगर इसके कंपोनेंट्स ये हैं तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होती है, m1 m2 की वैल्यू क्या होती है, फीड कर देंगे, काम हो जाता है। अब आप इसे याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बच्चों, आप ध्यान दीजिए, यहां एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो यहां वाई स्क्वायर का हो चुका है, और यहां वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो यहां एक्स स्क्वायर का हो चुका है। यहां एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो यहां वाई स्क्वायर का हो चुका है, जो वाई स्क्वायर का था वो एक्स स्क्वायर का हो चुका है, मतलब एक्सचेंज हो चुका है बच्चों। इसका वाला उसके पास और उसका वाला इसके पास है। और साथ में बच्चों यहां पर यह है कि यहां 2h था, यहां पर क्या आ गया बच्चों, -2h। It is very easy to determine the equation of pair of straight line which is perpendicular to the given equation. You just exchange the coefficient of x square and y square and just make the coefficient xy absolutely negative. What I mean, we will be understanding more easily with the help of example. बच्चों मुझे जैसे कहा गया है कि यहाँ पर एक 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आपको यहां पर गिवन है बच्चों। आपको कहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। वीडियो को रोक करके कीजिए। क्या करोगे बच्चों, आपको कुल मिलाकर यही डायग्राम की सिचुएशन बनेगी। भाई ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, आपको वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी जो ओरिजिन से ही पास हो रही है और जो दोनों ही लाइन से इससे रिप्रेजेंटेड लाइंस के परपेंडिकुलर हैं। सो व्हाट टू डू, यू जस्ट एक्सचेंज द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। यहाँ वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो यहाँ आ गया, और साथ में बच्चों एक्स वाई का कोफिशिएंट ये हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उसे आप वहाँ लेकर चले जाइए। बच्चों बहुत सिंपल है, you just exchange the coefficients of x square and y square. What is the coefficient of y square -2, वो आपने यहाँ कर दिया, जो यहाँ पर था वो यहाँ कर दिया, और एक्स वाई के कोफिशिएंट को बिल्कुल नेगेटिव कर दिया। चूंकि वो पहले से नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव नेगेटिव विल टर्न इनटू द पॉजिटिव क्वांटिटी। नोट डाउन कर लीजिएगा, बात समझ में आई होगी बच्चों। एक और प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं, पहले से नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। चलिए, आपसे ये कहा है इफ वन लाइन represented by this equation is perpendicular to one line represented by this equation. आपसे ये कहा है if one line represented by this equation is perpendicular to one line represented by this equation, then find the required relationship amongst a b c a dash b dash c dash। वीडियो को रोक करके कीजिएगा। अब आप जरा पहले तो डायग्राम बनाइए बच्चों। तो डायग्राम में आप क्या समझ रहे हैं, देखिए पहली वाली जो इक्वेशन है बच्चों वो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक ये रही, लेट देम बी L1 एंड L2। अब आपको ये कहा है पहली वाली भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, दूसरी वाली भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब दूसरी वाली जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसकी विशेषता ये कि उसकी जो दो लाइंस बनेंगी उनमें से एक लाइन इसकी एक लाइन के परपेंडिकुलर है, मान लीजिए L1 डैश, भाई ये तो वो उसके परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। ऑब्वियसली ये भी दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगी, जैसे ये दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, मान लीजिए वो दो इक्वेशंस की हैं, ये भी दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगी। अब उन दो इक्वेशंस में से एक इक्वेशन इन दोनों में से किसी एक के ही परपेंडिकुलर होगी। ऐसी तो कोई लाइन आप नहीं ड्रॉ कर सकते जो इसके भी परपेंडिकुलर हो, इसके भी परपेंडिकुलर हो। अभी हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। आपके जहन में किसी के दिमाग में आया, सर मेरे दिमाग में एक लाइन है, बोले कौन सी, सर जेड एक्सिस। सर जेड एक्सिस देखिए इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ सोचा करो। सर की जबान को पकड़ने की आदत डालो, सर कहाँ गलती कर रहे हैं। सर कॉन्सेप्चुअली गलती नहीं करेंगे बेटा, ये पक्की बात है। सर स्लिपिंग ऑफ टंग बहुत मारते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं, लिखते समय करते हैं, बोलते समय करते हैं, पर कॉन्सेप्चुअली गलतियां ढूंढते रह जाओगे बेटा। मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि तुम गलतियां नहीं ढूंढ पाओ, फिर भी हो जाए तो भैया क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए, तो अगर आप ऐसी कोई लाइन नहीं इमेजिन कर सकते बच्चों जो L1 के भी परपेंडिकुलर हो, L2 के भी परपेंडिकुलर हो और उन्हीं के प्लेन में हो, एक्स वाई प्लेन में हो, बिकॉज वी पीपल आर राइट नाउ कंस्ट्रेन्ड in studying 2-dimensional coordinate geometry. When we will talk about 3-dimensional coordinate geometry, yes, then it would be possible.
सो भाई ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, लेट देम बी L1 एंड L2, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग टू लाइंस, लेट देम बी L1 डैश एंड L2 डैश। मान लीजिए L1 डैश ऐसी है और सपोज कर लीजिए L2 डैश कुछ ऐसी है। अब इसकी जो दो लाइंस हैं उनमें से एक लाइन इसकी एक लाइन के परपेंडिकुलर है, सो लेट L1 के परपेंडिकुलर L1 डैश, मैं L2 और L2 डैश भी आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा। पिछली प्रॉब्लम में था कि L1 के परपेंडिकुलर थी L1 डैश और L2 के परपेंडिकुलर थी L2 डैश, पिछली प्रॉब्लम में था साहब। आपने दोनों के लिए चेंज किया था, देखो आप दोनों के लिए चेंज किया था भाई, M1 के परपेंडिकुलर थी M1 डैश, M2 के परपेंडिकुलर थी M2 डैश, किया था आपने, किया था आपने, यस। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां एक परपेंडिकुलर है, दूसरी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, नहीं है भैया, सो मैं उसके बारे में बात करूंगा भी नहीं। चलिए अब भाई भाई देखिए, एक बात तो पता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, उनमें से एक लाइन मैंने मान ली y = mx, तो ऑब्वियसली उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन जो होगी वो होगी y = -1/m × x। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, अगर परपेंडिकुलर किया था तो m1 m2 = -1 आया था, उससे m1 डैश की वैल्यू -1/m1 आई थी। सो ये जो दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगी, ये जो दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगी, लेट वन लाइन बी, मैं मान लेता हूं कि एक लाइन जो है वो है y = mx। अरे भैया ये जो दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी ना है वो उन दोनों इक्वेशन में से एक लाइन को मैंने ये मान लिया। अब अगर वो एक लाइन ये है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आप ax² प्लस 2hx और y की जगह आप लिख सकते हो बच्चों mx प्लस b × mx का स्क्वायर। होप आपको ये बात समझ में आई है भाई। कर्व पर जो भी कोई पॉइंट लाया करता है वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और ये जो कर्व है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑब्वियसली जिन दो लाइन से मिलकर ये कर्व बना है, जिन दो लाइन से मिलकर ये कर्व बना है, इन लाइंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इन लाइंस पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो इनको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब कुल मिलाकर यूं कहा जाए, इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो सभी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस लाइन पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो सभी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं यूं कहूं कि ये लाइन पूरी की पूरी, इस पूरी की पूरी लाइन की इक्वेशन नहीं इसको सेटिस्फाई करना है, इस पूरी की पूरी लाइन की इक्वेशन ने ही इसको बच्चों सेटिस्फाई करना है। तो आपने सेटिस्फाई कराने के लिए मैंने मान लिया कि एक लाइन जो है वो y = mx है। भाई इसको सेटिस्फाई करने वाली दो लाइंस हैं, उनमें से एक लाइन मैंने ये मान ली, तो वो लाइन चूंकि इस पर लाई कर रही है इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगी। अब यहां से बच्चों क्या हो गया, ये हो गया ax² प्लस 2hm × x² प्लस b × m² × x², और x² को मैंने कॉमन निकाल दिया, x² को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो आपके पास में ये आ चुका और ये आ चुका। x² की वैल्यू आपके पास में, भाई x² को आपने कॉमन निकाल दिया, सो नाउ इट हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। नाउ इट हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m बच्चों। अब ये m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लेट दिस बी माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मेरे पास में एक इक्वेशन बन गई भैया। मैंने भाई ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, मैंने उनमें से एक लाइन को मान लिया y = mx मान लिया। जिस तरह से कर्व का कोई भी पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसी तरह से ये कर्व दो लाइन से मिलकर बनी है, तो वो जो दो लाइंस होंगी वो भी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। बट अभी मेरी दिलचस्पी उन दोनों लाइंस में नहीं है, केवल एक ही लाइन में है, जैसा कि ये। अब ऑब्वियसली अगर इस कर्व पर लाई करने वाली लाइन ये है, तो इस कर्व पर लाई करने वाली लाइन क्या होगी, इस कर्व पर लाई करने वाली लाइन होगी बच्चों y = -1/m × x होगी। भाई इसकी जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, क्योंकि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब इसके परपेंडिकुलर कैसे निकलेगी बच्चों, फिर वही घिसी पिटी सी बात, अगर नहीं समझ में आया हो तो m1 × m2 = -1, सो m2 की वैल्यू -1/m आ जाएगा, और वही आ गया। अब
इसकी जो दो लाइंस हैं उनमें से एक लाइन अवश्यंभावी रूप से ये होगी। अब चूंकि ये लाइन इसी कर्व पर लाई कर रही है, इसलिए फिर वही बात की वो इसके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी। सो ए डैश इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स इंटू वाई, जिसकी वैल्यू है बच्चों यहाँ पर ये प्लस 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 बी डैश इंटू वाई स्क्वायर। ये लीजिए साहब, ये आपके पास आ गया ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2 डैश एच एक्स माइनस 1 ओवर एम एक्स प्लस ये इज इक्वल टू 0। अब आप इस पूरे में से बच्चों एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दो। कॉमन निकाल दोगे बच्चों तो फिर वही बात आएगी ए डैश प्लस 2h डैश अपॉन एम। एक्चुअली यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दोगे, पिछली बार जैसे ही काम हो रहा है बच्चों, और प्लस साथ में क्या बी डैश ओवर एम स्क्वायर is equals to 0. But you have done only one thing, that you have taken x square common. ये आएगा। अब आप एक काम करो बच्चों, m में क्वाड्रेटिक बना दो तो बन जाएगा m स्क्वायर a डैश, या यूं कहा जाए कि मैं इसे लिखूं, एक सेकेंड, इसे मैं लिखता हूं a डैश m स्क्वायर माइनस 2h डैश इंटू m प्लस b डैश इज इक्वल टू 0। नाउ ये भी m में ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी m में ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। They both are quadratic equation in n. So we people have to find a relation among a h b, a dash, h dash and b dash. तो मेरे पास अब थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है बच्चों, तो इसलिए पहले से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। मान लिया वो ये दो लाइंस है, ये भी दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। मान लीजिए वो ये दो लाइंस है। यहाँ पर ये गिवन है कि इसकी जो दो लाइंस है, मतलब ये दोनों, इन दोनों में से एक लाइन इन दोनों में से किसी एक के परपेंडिकुलर है, यही आपको गिवन है। सो मैंने L1 के परपेंडिकुलर L1 डैश मान लिया। L1 की इक्वेशन को अगर मैं ऐसा मानता हूं तो L1 डैश की इक्वेशन ऑटोमेटिकली ऐसी हो जाएगी, क्योंकि अगर दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो M डैश की वैल्यू ये आ गई बच्चों। अब चूंकि इस लाइन यहाँ पर ये जो लाइन है वो y = mx अगर मैं सपोज कर लेता हूँ तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई कराने के बाद में के पास में ये आया। अब इसकी जो लाइन होगी वो ये होगी। मैं घसीट घसीट के बहुत बार बोल चुका हूँ, वो क्यों होगी वो आपको मालूम है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो इससे ये आ गया। अब एलिमिनेटिंग m, अगर मैं m को किसी तरह से एलिमिनेट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। और उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए पहले मैं इसे मिटाने वाला हूँ। भाई डायग्राम बन जाने से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग बच्चों काफ़ी बेहतर हो जाती है। अब एलिमिनेटिंग m, चलिए मैं यहाँ पर पहले इन्हें लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी बच्चों। यहाँ 2h इंटू एम प्लस a, ये लीजिए। और यहाँ पर क्या बच्चों, a डैश इंटू एम स्क्वायर माइनस 2h डैश इंटू एम प्लस b डैश, वेल एंड गुड, इज इक्वल टू 0। अभी आप एक काम कीजिए बच्चों, m स्क्वायर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 2h है, यहाँ पर b डैश है, तो ये हो जाएगा 2h इंटू बी डैश माइनस माइनस प्लस 2h डैश इंटू a। भाई यहाँ पर m स्क्वायर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इज इक्वल टू क्या, आप लिखिए माइनस m। फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा b डैश माइनस a डैश, और यहाँ पर 1 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2h डैश b माइनस 2h इंटू a डैश। मैंने क्या किया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बच्चों। हम लोग जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स होती हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड भी होती है। बट यहाँ अभी हम लोगों ने सिंपली जो हम लोग काम करते हैं बस वही, मैं सिंपली m को एलिमिनेट कर रहा हूँ, एलिमिनेटिंग m जैसे मैं कह सकता हूँ बच्चों। बड़ा सिंपल सा तरीका है। सो m स्क्वायर जो लिखा आपने, तो आपने इसको छोड़ दिया, आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा माइनस इन दोनों को, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। आई रिपीट, मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो गया, बहुत अच्छी बात। फिर माइनस m लिखेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर 1, फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये कुछ होगा बच्चों। अब आप एक काम कीजिए ना, क्या करेंगे, यहाँ से आप
एम स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एम स्क्वायर की वैल्यू होगी साहब 2h, एक सेकेंड, मैं 2 को भी कॉमन निकाल देता हूँ बच्चों। जब मैं इन दोनों को इक्वल करूँगा तो ये न्यूमरेटर में जाएगा और ये 2h b डैश प्लस h डैश a अपॉन, यहाँ से आपने -2 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर h डैश b प्लस h a डैश। होप यहाँ तक बात समझ में आई है? ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, 2 कैंसिल हो रहा है, बाकी तो कैंसिल नहीं हो रहा भैया। एच बी डैश प्लस एच डैश ए ठीक लिखा है और यहाँ एच डैश बी है और न्यूमरेटर में एच डैश ए है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि कैंसिल हो जाएंगे। नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर एच डैश ए है और यहाँ एच डैश बी है, यहाँ एच बी डैश है, तो वो कैंसिल नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर ओ नो, m2 नहीं है, m स्क्वायर की वैल्यू आई है। m स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में कुछ इतनी आ गई है बच्चों, माइनस साइन रह जाएगा। चलिए इससे मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब एक काम कीजिए बच्चों, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। इन दोनों को इक्वल करने से आपको m क्या मिलेगा? इन दोनों को इक्वल करने से ये माइनस साइन कॉमन निकाल के इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा बी बी डैश माइनस ए ए डैश और अपॉन में h डैश बी प्लस एच ए डैश, यही कुछ आएगा। भाई आपने क्या करना है, आपने m2 कहाँ से लिख दूंगा मैं यार इसको? देखो माइनस पहले तो यहाँ से कॉमन निकालने के बाद कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ से कॉमन निकालने के बाद कैंसिल हो गया और ये बी बी डैश माइनस ए ए डैश न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा, एच डैश बी अपॉन प्लस एच ए डैश, ये आएगा बच्चों। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। अब एक काम कीजिए, ये जो आपके पास आया भाई, इन दोनों को इक्वल करने पर आपके पास फटाफट m स्क्वायर आ गया और फिर आपने जब इन दोनों को कंपेयर कर लिया तो आपके पास में m आ गया। भाई m स्क्वायर आपके पास में आ चुका और यह m आ गया आपके पास में। अब आप क्या करोगे? अब आप इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे बच्चों, स्क्वायर कर देने से बी बी डैश माइनस ए ए डैश ओवर एच डैश बी प्लस एच ए डैश स्क्वायर हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। भाई आई हैव डन ओनली वन थिंग, दीज 2 इक्वेशंस आई हैव गॉट, नाउ आई एम गोइंग टू एलिमिनेट एम बिकॉज आई नीड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन अमॉन्ग्स ऑल रेस्ट 6 quantities except m that was assumed by me, they people didn't give me m मैंने माना था, so m has to be removed, it has to be eliminated for that purpose। simple mathematics जो हम लोग लगाया करते हैं, मैंने वही लगाया, इन दोनों को इक्वल करके m स्क्वायर निकाला, इन दोनों को इक्वल करके मैंने m निकाला और उसके बाद में इसको स्क्वायर कर दिया। और क्यों किया? क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि इक्वेशन नंबर 3 का LHS और इक्वेशन नंबर 4 का भी LHS सेम हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा और ये भी बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास अब स्पेस की कमी है। तो चलिए अब हमारे पास में बच्चों इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है, इन दोनों के चूंकि LHS सेम है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 के अगर मैं LHS को देखूं तो दोनों के m स्क्वायर, चूंकि दोनों के LHS सेम बच्चों इसलिए दोनों के RHS भी सेम होंगे। तो RHS पहले वाले का क्या है बच्चों? एच बी डैश प्लस एच डैश ए। भैया अगर कहीं कोई माइनस प्लस की गलती हो जाए या किसी और तरह की कोई गलती हो जाए तो ये मैं बहुत करता हूँ, जिसको हम लोग जानते हैं भाई, सरदाना सर बड़े प्यार से इसको नाम देते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। तो चलिए साहब, ये मैं गलतियां करता हूं, मैं इसमें ज़रा डर जाता हूं, सहम जाता हूं, घबरा जाता हूं, बाकी तो किसी चीज़ से कोई घबराहट नहीं होती भैया। ये आएगा और डिनोमिनेटर में बच्चों एच डैश बी माइनस आएगा, प्लस आएगा, प्लस है एच ए डैश का स्क्वायर। बच्चों आपने चूंकि दोनों के LHS सेम है इसलिए दोनों के RHS को भी सेम कर दिया, हम स्क्वायर से हम स्क्वायर क्योंकि है। अभी यहाँ पर आपके पास में ये कुछ पिक्चर आएगी, यहाँ पर आपके पास में ये कुछ पिक्चर आएगी। अब क्या करोगे भाई, क्या करोगे? कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है अपने आप ही हो रहा है बच्चों। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा बी बी डैश माइनस ए ए डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एच बी डैश प्लस एच डैश ए
इंटू एच डैश बी प्लस एच ए डैश, ये लीजिए। होप यहाँ मैंने जो भी कुछ किया है वो सही किया, और अगर नहीं किया है तो वो आपकी जिम्मेदारी, आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, मॉडिफाई कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये एक सिंपल सी बात थी बच्चों। एक और प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं फटाफट बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप लोग कीजिएगा। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 y1 to straight lines represented by this equation। आपको क्या बोला है बच्चों? फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 y1, from point x1 y1 to the lines represented by this equation। कीजिए। अब देखिए डायग्राम पहले मैं बना लेता हूं, थोड़ा सा समझ में आएगा बच्चों। मेरे पास में एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। भाई मेरे पास में ये दो लाइंस हैं, L1 इक्वल्स टू 0 और L2 इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेल एंड गुड। अब कोई पॉइंट है हमारे पास में यहाँ पर बच्चों रैंडमली, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी मुझको गिवन है, इनफैक्ट x1 y1। अब मुझे इस पॉइंट से इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट दैट परपेंडिकुलर फॉल्स एट पॉइंट m1। यू कैन से द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज m1 फ्रॉम गिवन पॉइंट टू द लाइन 1। Likewise, when I drop a perpendicular from this point to this line, what I get बच्चों? I get this thing। मैं इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, वो परपेंडिकुलर m1 पर जाकर मिलता है। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, वो उसे m2 पर जाकर मिलता है। So m1 and m2 are the foot of perpendicular from given point to the given lines। अब आपको क्या करना है? इन दोनों परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। आपसे प्रॉब्लम में ये कहा है कि Pm1 इंटू Pm2 की वैल्यू बताओ। ऑब्वियसली आंसर हैज टू बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ A, B, H, X1 एंड Y1। अभी तक भी अगर आपने वीडियो को रोक करके नहीं किया हो तो जरा कीजिए, अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए, मेरी सेहत के लिए, दोनों के लिए। चलिए, तो सबसे पहली बात तो यह है बच्चों कि मैं काम करता हूं कि मैं जिन दो लाइंस को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, जिन दो लाइंस को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, मैं उनको मान लेता हूं y माइनस m1x और y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। फिर वही बात, लेट कंपोनेंट्स ऑफ दिस POSL आर दिस एंड दिस। मान लिया कि L1 इक्वल टू 0 की इक्वेशन ये और L2 इक्वल टू 0 की इक्वेशन ये। अब आपको इस पॉइंट से x1 y1 से इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो आप परपेंडिकुलर की लेंथ निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकलती है बच्चों? आपको क्या करना होता है? सिंपल सा काम ये करना होता है कि आप वो पॉइंट रख दिया करते हैं, पॉइंट रख दिया और अपॉन में क्या बच्चों? x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। होप आपको बात समझ में आई है। This is the way in which we proceed actually. Here I have to find the length of perpendicular from point x1 y1 to the given lines. So let me assume this line is y minus m1 x equals to 0. So the length of perpendicular from this point x1 y1 to this line will be, भैया x को x1 से y को y1 से रिप्लेस करना है, पॉन में अंडर रूट x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम करना है रूट के इनसाइड। ये आप जानते हैं, और यही काम मुझे यहाँ पर भी करना है। चलिए साहब, ये आपके पास में होगा y2 माइनस m2x और अपॉन में क्या? m2 का स्क्वायर प्लस 1। वेल एंड गुड। नाउ मेरे को ना तो Pm1 में कोई इंटरेस्ट है ना Pm2 में कोई इंटरेस्ट है। भाई m1 और m2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर थे, मुझे इन दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे तो इन दोनों के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। मुझे तो क्या करना बच्चे? इन दोनों के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना। तो प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना इज नॉट अ बिग डील। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों
ओ नो, पॉइंट तो x1 y1 ही है ना भाई। जिस पॉइंट से आपने इस पर परपेंडिकुलर खींचा वो तो x1 y1 ही है, तो आपको y को y1 से, x को x1 से रिप्लेस कर देना, बस वही। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए बच्चों, आपको मिलेगा ये, आपको मिलेगा बच्चों ये, और आपको मिलेगा बच्चों m1 इंटू m2 इंटू x1 का स्क्वायर, और अपॉन में जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही कुछ पिक्चर हमारे सामने आएगी भैया, ऐसे ही कुछ पिक्चर हमारे सामने आएगी बच्चों। आपने ये y1 इंटू y1 y1 स्क्वायर, फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, यू हैव मल्टीप्लाइड दम, तो y1 इंटू y1 y1 स्क्वायर, और इन दोनों को आप किल मिलाकर बच्चों y1 को y1 से, y1 को x1 से, x1 को y1 से, x1 को x1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही कुछ पिक्चर आपके पास में आएगी। लेकिन प्रॉब्लम में मुझे कहीं m1 नहीं गिवन था, m2 नहीं गिवन था, ये तो मैंने मेरे मर्जी से निकाला है, लिखा है। प्रॉब्लम में मुझे x1 गिवन था, y1 गिवन था, क्या m1 m2 गिवन थे? नहीं। सो m1 एंड m2 हैव टू बी एलिमिनेटेड। हाउ कुड आई डू दिस? लेट मी सी। We know that the value of m1 plus m2 is equals to minus 2h over b because it is highly useful. It is why I told very beginning में ही मैंने आपको कह दिया था बच्चों कि आप इसे याद रखिए। सो m1 प्लस m2 की वैल्यू आ चुकी, m1 m2 की वैल्यू आ चुकी, m1 m2 की वैल्यू आ चुकी। अब m1 इंटू m2 का स्क्वायर, भाई दिस इज व्हाट, m1 m2 का स्क्वायर। सो वो क्या हो जाएगा बच्चों, a अपॉन b का स्क्वायर, यू से a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, दैट यू कैन से। एक बात ध्यान देना बच्चों, ये रूट के इनसाइड था, सो दैट हैज नॉट टू बी फॉरगॉटन that these two have to be multiplied together but keeping them into the root itself. Now one more thing here, why I have to find the value of m1 square plus m2 square, and how can I determine this value? Not a very difficult task बच्चों। m1 square plus m2 square can be written as m1 plus m2 whole square minus 2 times of m1 m2। well and good बच्चों। what about m1 plus m2? that is nothing but 2h over b square. What about m1 m2? that is nothing but a square over b square. और no, a upon b, a upon b ये आएगा। और इसे आराम से आप हल करके देख लीजिए बच्चों, आप इसे और हल करेंगे तो आपको मिलेगा 4h स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन बी स्क्वायर। क्योंकि आप जब बहुत तहजीब के साथ में एलसीएम लोगे, लघुत्तम समावर्त लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे कहा जाता है बच्चों, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4h का स्क्वायर h स्क्वायर, लाइकवाइज यहाँ पर 2a अपॉन b, लेकिन यहाँ b स्क्वायर था, b का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की वैल्यू भी मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब जो वैल्यूज मेरे पास में आई हैं बच्चों, इन वैल्यूज को मैं यहाँ रखूँगा, और इसके लिए बच्चों मैं बहुत जल्दी इस डायग्राम को मिटा दूंगा, इसलिए मुझे यहीं खड़ा करके कॉपी कर लीजिए। चलिए साहब, अभी क्या करेंगे आप, यहाँ पर pm1 इंटू pm2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये लीजिए y1 स्क्वायर, बहुत अच्छी बात, माइनस m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी बच्चों, माइनस 2h अपॉन बी, लेकिन चूंकि यहाँ पर पहले से माइनस है इसलिए बच्चों ये 2h अपॉन बी इंटू एक्स वाई हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। और नो x1 y1 हो जाएगा, प्लस m1 m2 की वैल्यू बच्चों a अपॉन बी इंटू x1 स्क्वायर, और चाहो तो इसे मॉडुलस में भी लिख सकते हो, और लिखना भी चाहिए बिकॉज लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में साहब देखा जाए तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, वो आपके पास में आई थी 4h स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, वेल एंड गुड, अपॉन में बी स्क्वायर, वेल एंड गुड, प्लस m1 m2 का स्क्वायर जो कि होगा a स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस 1। ये लीजिए साहब, ये कुछ आएगा। अब आप और आराम से एलसीएम ले लीजिए बच्चों, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ले लिया जाए, कोई हर्ज नहीं भैया। मुझे अगर मैं ये कर भी लेता हूँ तो यहाँ b का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा by1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस a x1 स्क्वायर, और इस पूरे के अपॉन में क्या, इस पूरे के अपॉन में आएगा बच्चों b,
इस पूरे के अपॉन में आएगा बच्चों बी। अब क्या करने का है मेरे को एलसीएम लेने का बच्चों, बी स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करने का, बी स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो आएगा बच्चों 4h स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे के अपॉन में क्या बच्चों बी। अरे आपने बी स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 1 में, यह आया 4h स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी आएगा। अब क्या करोगे, बी स्क्वायर का रूट से बाहर आ जाने के बाद वो बी हो जाएगा, बी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाने के बाद में क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएंगे। अभी क्या होगा, होने को तो कुछ नहीं होगा, जो हो चुका है वो हो चुका है, बट फिर भी मैं हो सकता है इसमें कुछ और कर दूं बच्चों। क्या मैं इसे लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ बी y1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस ax1 स्क्वायर, और चाहो तो आप थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई सिमेट्रिक लिख दो, क्योंकि हमारी जनरल आदत होती है x वाले को पहले फिर y वाले को लिखते हैं। सो ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, और अपॉन में लिख सकता हूं मैं क्या, अपॉन में लिख सकता हूं 4h स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। Why? Because we know that a square plus b square minus twice of ab, a square प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी जो होगा बच्चों वो ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी तो लिखा जा सकता है। और माइनस लिखा जाए कि प्लस लिखा जाए, प्लस लिखा जाएगा, माइनस तो नहीं लिखा जाएगा भैया। होप मैंने जो किया है भैया बिल्कुल सही किया है, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, मुझे तो नहीं नजर आ रही। फिर भी अगर हो जाए तो फिर वही घिसी पिटी सी बात की वो गलती आप सुधार लीजिएगा। सो बच्चों हम लोगों ने भी कुल मिलाकर देखा है कि होमोजीनियस इक्वेशन अगर डिग्री 2 की है तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही होंगी, मतलब दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों वो ओरिजिन होगा। इसी तरीके से मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं बच्चों, इफ वी डू हैव अ होमोजीनियस इक्वेशन इन x एंड y ऑफ डिग्री n, बच्चों हमारे पास में अगर एक होमोजीनियस इक्वेशन है जो कि x और y में और जिसकी डिग्री n है, मेरे कहने का मतलब क्या, ये देखिए a0 x टू दी पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस a2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस a3 इंटू एक्स की पावर n माइनस 3 इंटू वाई क्यूब प्लस 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 an y to the power n. Now you people can see this is again a homogeneous equation. This is again a homogeneous equation. In every term you can find the sum of powers of x and y is same, because here nowhere x y is written. यहाँ पर कहीं y नहीं लिखा, मतलब x और y की पावर का सम n प्लस 1, यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 और y की पावर क्या लिखी है बच्चों 1, यहाँ पर x की पावर n माइनस 2 और y की पावर 2, x की पावर n माइनस 3, y की पावर 3। आप देखिए बच्चों जितने भी टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं सब जगह पर आपको x और y की पावर्स का सम सेम मिल रहा है, n प्लस 0, n माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए ना, यहाँ पर भी समान आ रहा है, यहाँ पर भी समान आ रहा है, यहाँ पर भी समान आ रहा है, यहाँ पर भी समान आ रहा है। सो अगेन दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, बट of not degree 2 of degree n है बच्चों। then this is also representing बच्चों, ये भी जो है ये भी स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। this is representing n straight lines, ये भी बच्चों n straight lines को रिप्रेजेंट करेगी। this will also be representing how many straight lines, n straight lines। भाई जब डिग्री 2 थी तो वो 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी, वो POSL को रिप्रेजेंट करती थी। यहाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना मिलते हुए बच्चों हमें n स्ट्रेट लाइंस टुगेदर लिखी हुई मिलेंगी बच्चों। और विशेषता ये होगी कि वो जितनी भी लाइंस होंगी बच्चों वो सभी की सभी ओरिजिन यानी कि 0 0 से पास होंगी। मतलब उनमें से एक लाइन होगी y इक्वल्स टू m1x, दूसरी होगी y इक्वल्स टू m2x, तीसरी होगी y इक्वल्स टू m3x, और इसी तरीके से बच्चों y इक्वल्स टू mnx। भाई दिस इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस, n स्ट्रेट लाइंस, all of them passing through origin.
पहली लाइन ये, दूसरी ये, तीसरी वो, चौथी वो, पांचवी वो, nth वो, सभी ओरिजिन से पास होंगी। मतलब यूं है साहब कि अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन सभी को यदि बच्चों मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, भाई आपने जितनी भी लाइंस हैं आपने इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आपने इन सभी को बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन कहीं ना कहीं इस इक्वेशन से मेल खाती हुई होगी। अगर आप इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल फाइंड व्हाट इक्वेशन यू गेट, आपको ये मिलेगी। सीधी सीधी बात है बच्चों, आपके पास में अगर एक होमोजीनियस इक्वेशन रहती है, अगर आपके पास में बच्चों एक होमोजीनियस, एक समघाती समीकरण जिसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों, एक होमोजीनियस इक्वेशन रहती है, तो वो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। कितनी स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी? जितनी उसकी डिग्री है। मान लीजिए अगर उसकी डिग्री 2 है तो वो 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, अगर उसकी डिग्री 3 है तो वो 3 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, अगर उसकी डिग्री 10 है तो वो 10 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और सभी ओरिजिन से पास होंगी। मतलब उन सभी को मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन कहीं ना कहीं इस इक्वेशन या उस डिग्री n की होमोजेनियस इक्वेशन से सिमिलरिटी या कंपेरेबल होगी। इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस और इस लाइन से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। ये लीजिए, यहां पर जो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन आपको गिवन है वो एक होमोजेनियस इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है। सो नेचुरल सी बात है बच्चों, यहां पर वो जो दोनों लाइंस होंगी वो ओरिजिन से पास होंगी, या यूं कहा जाए कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन होगा। और तीसरी जो लाइन आपको गिवन है बच्चों वो है LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल्स टू 0। आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो निश्चित बात है बच्चों आपको ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स के अगर कोऑर्डिनेट्स मालूम पड़ जाए तो आपका काम हो जाएगा। भाई एक कॉर्नर तो आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है, ओरिजिन होगा 0 0। क्यों? क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2 की, इसीलिए। चलिए साहब, उन दोनों लाइंस को हमने सपोज कर लिया भैया y इक्वल्स टू m1x और y इज इक्वल्स टू m2x। मैंने इसकी जो दो लाइंस थी उन्हें ये और ये सपोज कर लिया बच्चों। अब अगर मैं ये दोनों सपोज करता हूं तो कंफर्म बात है कि m1 प्लस m2 की वैल्यू -2h अपॉन b होगी, और m1 m2 की वैल्यू बच्चों a अपॉन b होगी। भाई अगर इसकी लाइंस ये और ये हैं तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या और m1 m2 की वैल्यू क्या। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई है। अब हमें काम करें बच्चों, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो आपको एक लाइन दे रखी है LX प्लस MY प्लस N इक्वल्स टू 0 और अगली है y इक्वल्स टू M1x, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लें। और इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, इन दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं भाई, टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये LX है प्लस MY, जबकि y की वैल्यू M1x प्लस N इक्वल्स टू 0। इसे आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -N ओवर L प्लस M1। ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, x कोऑर्डिनेट आ गया, x कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट आपके पास में आ चुका बच्चों, और x कोऑर्डिनेट को आप यहाँ रख देंगे तो आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों, -N M1 ओवर L प्लस M1। ये आपके पास में x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो कुल मिलाकर बच्चों पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -N ओवर L प्लस M1 -N M1 ओवर L प्लस M1। ये बच्चों आपके पास में पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी कि कॉर्नर ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक इसी तरह से बच्चों बी के कोऑर्डिनेट्स आप निकालेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे -N ओवर L प्लस M2 और फिर -N M2 ओवर L प्लस MM2। भाई क्या करा आपने, इसके लिए आपने क्या करा, आपने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा। भाई ये लाइन तो वही की वही है, लेकिन इसकी दूसरी जो लाइन थी वो y इक्वल्स टू M2x थी। तो जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पर M1 था, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो M2। तो सिंपल सा तरीका, सिमेट्री का फायदा उठाएंगे, जहाँ जहाँ M1 लिखा था वहाँ वहाँ M2 लिख दिया। तो आपके पास में कोऑर्डिनेट्स आ गए ए के, बी के, और तीसरा वर्टेक्स जो है बच्चों वो ओरिजिन है। तो अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, 1/2
मॉड्यूलस ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1। अब x2 y2 क्या, x2 y2 है माइनस n ओवर l प्लस m m1 ये, और फिर बच्चों ये क्या है माइनस n m1 ओवर l प्लस m m1 ये, और ऐसे ही बच्चों यहाँ पर माइनस n ओवर l प्लस m m2 माइनस n m2 ओवर l प्लस m m2 ये और ये, और तीसरा क्या बच्चों ये 0 0। भाई ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस ये होंगे, ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस हैं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसी तरह से ट्रायंगल का एरिया निकलता है। अब ये 0 0 हो जाने से हमारा फायदा हो गया बच्चों, क्योंकि 0 फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे माइनस 0 करके जब आप इन दोनों को माइनस इन दोनों को करेंगे तो 0 सारा काम आसान कर देगा, बचेगा 1 1 का इनके साथ में माइनस इसके साथ में। तो ये लीजिए साहब 1/2 आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा n ओवर l प्लस m m1 इंटू n m2, माइनस माइनस तो प्लस हो जाना ना भैया, तो इसीलिए मैं आसानी से ये काम कर सकता हूँ। ये आ गया बच्चों माइनस माइनस, फिर आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करना तो n ओवर l प्लस m m2 इंटू आपके पास में ये n m1 ओवर l प्लस m m2। भाई इस तरीके से आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। आपने मल्टीप्लाई करने के लिए क्या, ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस कैंसिल, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस माइनस कैंसिल, लेकिन एक बीच में माइनस आता है इसलिए ये वो आ गया। अब एक अच्छी बात ये बच्चों कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। भाई यहाँ पे मॉडुलस लगाया है क्योंकि एक्चुअली ट्रायंगल के एरिया में देखा जाए तो सही मायने में यहाँ पर मॉडुलस आता है, क्योंकि हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लिखनी होती है। सो 1/2, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर n स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या बच्चों m2 माइनस m1 बचा, और अपॉन में क्या, अपॉन में बच्चों l प्लस m m1 इंटू l प्लस m m2 ये आ गया। बहुत अच्छी बात है साहब। भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, n स्क्वायर इधर भी आएगा, n स्क्वायर इधर भी आएगा, कॉमन निकाल लेंगे, और फिर बच्चों ये n स्क्वायर है तो चलिए n स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा इसलिए उसको मॉडुलस के बाहर भी ला दिया जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बाकी बचेगा बच्चों m2 माइनस m1, और m2 माइनस m1 को मैं लिख सकता हूं बच्चों m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। क्या किया बच्चों, मैंने m2 माइनस m1 को लिख दिया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 लिख दिया। और डिनोमिनेटर में आप आराम से हल करके देख लीजिए बच्चों, आपको मिल जाएगा l स्क्वायर प्लस एल एम इंटू m1 प्लस m2 प्लस m1 m2 इंटू m स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो l का l से, l का m m2 से, m m1 का l से, और m m1 का m m2 से मल्टीप्लाई करने पर यही पिक्चर आएगी। और फिर मैंने जैसा कहा कि m1 प्लस m2 की वैल्यू रख दीजिए और m1 m2 की वैल्यू रख दीजिए, रख देंगे। सो ये n स्क्वायर बाय 2 है, और इधर देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी, m1 प्लस m2 की वैल्यू है माइनस 2h अपॉन b है, यस। m1 m2 की वैल्यू है बच्चों माइनस 2h अपॉन b, और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इधर भी आएगा, 4 इधर भी आएगा, 4 इधर भी आएगा, कॉमन निकाल के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। वैसे चलिए मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ, और बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा एच स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी ना, माइनस 4 टाइम्स क्यों, 4 तो पूरा कॉमन निकल चुका है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों। एच स्क्वायर माइनस ए बी, और पूरे के अपॉन में आएगा बच्चों बी स्क्वायर, पूरे के अपॉन में आएगा बी स्क्वायर। और रही बात बच्चों एल स्क्वायर की, तो चलिए मैंने उसे तो एज इट इज लिख दिया प्लस एल एम, और m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी बच्चों, m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस 2h अपॉन बी है, और फिर बच्चों ये m स्क्वायर है, और m1 m2 की वैल्यू कितनी बच्चों a अपॉन बी। आराम से इसको हल करके देख लीजिए, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर रूट के बाहर आके b हो जाएगा, b से b भी कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास में जो आएगा बच्चों वो आएगा n स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी, और होल अपॉन में क्या, होल अपॉन में आएगा बच्चों बी एल स्क्वायर माइनस 2h एल एम प्लस ए एम स्क्वायर,
यही कुछ आपको मिलना है, यही कुछ आपको मिलना है बच्चों। आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ बी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी एल स्क्वायर माइनस 2HLM प्लस ए एम स्क्वायर, और बी से बी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। मेरे ख्याल से यही आएगा, चेक कर लीजिएगा। ये ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना था, वो आ चुका बच्चों। 2 से 2 कैंसिल हो जाना है। अब हमें इस ट्रायंगल का बच्चों सेंट्रॉइड भी बताना है, तो सेंट्रॉइड भी बताते हैं। चलिए पहले ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आपने नहीं किया हो तो। अब ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे बच्चों? ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बताने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस हमें चाहिए होंगे। वो वर्टाइसेस हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा साहब x1 है माइनस n ओवर l प्लस m1, ये x कोऑर्डिनेट। फिर y कोऑर्डिनेट n ओवर l प्लस m2 प्लस 0/3। भाई ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 प्लस x2 प्लस 0, क्योंकि तीसरा कोऑर्डिनेट 0 है इसीलिए। और फिर बच्चों माइनस साइन को कॉमन निकाल दीजिए, माइनस n/3 को इनफैक्ट कॉमन निकाल दीजिए। बचेगा क्या? आप एलसीएम लीजिए, l प्लस m2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, l प्लस m2 प्लस l प्लस m1, और अपॉन में क्या? l प्लस m1 इंटू l प्लस, एक मिनट, l प्लस m1 था ना, ये थोड़ा सा गलत कराया मैंने बच्चों, ये m2 है, ऐसा कुछ है तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ से आपके पास में माइनस n/3 कॉमन आ गया। अब बच्चों यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करा तो l प्लस m2 ये आया, प्लस l प्लस m1 यहाँ पर आया, और अपॉन में क्या? l प्लस m1 इंटू l प्लस m2, ये लीजिए। अब आप क्या करेंगे बच्चों? माइनस n/3 l प्लस l कितना बच्चों? 2l प्लस m कॉमन निकल जाएगा तो m1 प्लस m2 आ जाएगा। बस प्लस ही करना आपको, तो इस बार प्लस करना तो आपने इन दोनों को ऐड करा, 2l हो गया, और इन दोनों को ऐड किया बच्चों तो m कॉमन निकल कर m1 प्लस m2 आ गया। और डिनोमिनेटर में तो वही l स्क्वायर प्लस lm कॉमन निकाल दिया तो बचा m1 प्लस m2, और साथ में क्या बच्चों? m स्क्वायर m1 m2 आया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? m1 प्लस m2 की वैल्यू रखनी है। m1 प्लस m2 की वैल्यू रखेंगे माइनस n/3, तो आपके पास में है ही सही, और ये 2l पहले से है बच्चों, और m भी है, और ये क्या होगा? माइनस 2h/b, ये माइनस 2h/b है, और ये l स्क्वायर है, ये lm है, और ये माइनस 2h/b प्लस m स्क्वायर इंटू क्या? a/b, ये आएगा। और b का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b का मल्टीप्लाई कर, एलसीएम लेंगे कुल मिलाकर बच्चों, एलसीएम लेंगे तो आपको, मैं इसे मिटा दूंगा बच्चों, इसे मिटा दूंगा तो क्या मिलेगा हमें? तो ट्रायंगल का बच्चों सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा? माइनस n/3 अपनी जगह पर है। b का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, b का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो 2bl माइनस 2hm, यही आएगा, और अपॉन में क्या? bl स्क्वायर माइनस 2hlm प्लस am स्क्वायर। होप मैंने जो कुछ किया है वो सही किया है। तो ये ट्रायंगल का आप इसमें से चाहे तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अब और b क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा, दोनों में कैंसिल हो जाएगा बच्चों। b से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देने पर 2bl माइनस 2mh आएगा, और b का यहाँ मल्टीप्लाई कर देने पर bl स्क्वायर माइनस 2hlm प्लस am स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड बनेगा, जो केंद्रक बनेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है। ऐसे वाई कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे +3। तो पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लिख लीजिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बच्चों कर लीजिएगा, और होप मैंने सही किया, अगर कोई गलती करी हो तो भैया आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। चलिए वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं यहीं पर काम कर रहा हूँ बच्चों। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ पर आएगा माइनस nm1 माइनस nm2, ये आएगा, और फिर n/3 तो कॉमन आ गया, n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, 3 भी, तो वो, और साथ में फिर यहाँ पर क्या होगा? इसमें आप m1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें आप m2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भाई
आपने मल्टीप्लाई करा, न्यूमरेटर तो आपका सॉरी डिनोमिनेटर तो वैसा का वैसे ही बनकर आएगा। और यहाँ m1 था ना, यहाँ पर m1 में आपने l प्लस m2 का मल्टीप्लाई करा और m2 में आपने l प्लस mm1 का मल्टीप्लाई करा। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको m1 प्लस m2 इंटू l मिलेगा प्लस आप इन दोनों में से m अगर कॉमन निकाल दें तो एक मिनट m1 m2 m1 m2 ट्वाइस टाइम्स हो जाएगा बच्चों, तो 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 m। होप मैंने जो किया है वो सही किया है भाई। m1 का l में मल्टीप्लाई करा m1l, m2 का l में मल्टीप्लाई करा m2l, l कॉमन निकल कर m1 प्लस m2 आ गया और फिर m1 m इंटू m2, फिर m1 इंटू m2 इंटू m, वापस से वही का वही बनेगा बच्चों। और फिर आप न्यूमरेटर में भी m1 प्लस m2 की वैल्यू रखिए, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू रखेंगे तो वो -2h अपॉन b इंटू l और प्लस बच्चों 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 यानी कि a अपॉन b इंटू m। और फर्दर ऑन बच्चों 2 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा, और सॉरी न्यूमरेटर से कॉमन आ जाएगा, एलसीएम b कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से आपको मिलेगा कितना -2 टाइम्स ऑफ HL प्लस 2 टाइम्स ऑफ AM ओवर BL स्क्वायर माइनस 2HLM प्लस AM स्क्वायर। ये ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है उसका y कोऑर्डिनेट आया। 2 कॉमन निकाल सकते हो आप चाहें तो, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा भी सही आपसे बच्चों। तो x कोऑर्डिनेट क्या आया था, y कोऑर्डिनेट क्या आया, मेरे ख्याल से समझ में आया। बड़ा सिंपल सा काम बच्चों, जब भी आपके पास में ये इक्वेशन है आपको पता है कि वो एक होमोजेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती, होमोजेनियस इक्वेशन अगर है तो वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है और वो दोनों ही लाइंस की विशेषता ये होती है कि वो दोनों ही लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं। बस वही फंडे का यूज़ करके आप लोगों ने, और ये रटा रटाया आपको बिल्कुल कंठस्थ रखना है। मैंने आपसे कहा भी सही बच्चों लेक्चर के दौरान अभी कि m1 प्लस m2 की वैल्यू -2h अपॉन बी और m1 m2 की वैल्यू a अपॉन बी होती है, ये आपको याद रखनी है। अब इस ट्रायंगल में हमें बच्चों ऑर्थो सेंटर भी बताना है, तो ऑर्थो सेंटर भी बताऊंगा पर पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी क्या करेंगे बच्चों, ये लीजिए साहब, मैं इसे मिटा देता हूं। और अब आप क्या करें भाई, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आप एक काम करें बच्चों, आपके पास में जो है आप इस जो a है, a से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। तो पहली बात तो बच्चों a से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसकी ग्रेडियंट क्या होगी, सपोज कीजिए इसको d नाम दिया, तो MAD की ग्रेडियंट निकालना है तो वो क्या होगी बच्चों, आपको पता है वो M2 के परपेंडिकुलर है। भाई आपको यदि AD की ग्रेडियंट निकालनी है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ AD, हाउ टू प्रोसीड दैट, आपको पता है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, सो दोनों की ग्रेडियंट का प्रोडक्ट ये होगा। तो MAD जो है उसकी ग्रेडियंट होगी बच्चों -1 अपॉन m2 होगी। अब आपको क्या करना है, अब वो कहाँ से पास हो रही है, सो इक्वेशन ऑफ AD, अभी मैं इक्वेशन ऑफ AD क्या होगी बच्चों, AD की इक्वेशन y माइनस y1, भाई वो कहाँ से पास हो रही है, A से, तो y माइनस y1 और y1 की वैल्यू क्या, ये nm1 ओवर l प्लस mm1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2 इंटू x माइनस x1। और x की वैल्यू कितनी बच्चों, x की वैल्यू है n ओवर l प्लस mm1। ये आपके पास आया भाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m उसका ये है इंटू x माइनस x1, ये है बच्चों। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो l प्लस mm1 इंटू y है प्लस या माइनस l प्लस mm1, एक मिनट, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, अभी तो एलसीएम लेना आपको, एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर बाई चांस ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ये m2 भी इधर आएगा तो बच्चों ये m2 होगा और फिर प्लस क्योंकि ये माइनस था आगे, और फिर क्या होगा l प्लस mm1 इंटू x होगा बच्चों, ये लीजिए। और प्लस क्या होगा बच्चों, प्लस होगा nm1 m2 प्लस n इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ पर बड़ा सिंपल है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ऑफकोर्स थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर हो सकता है। भाई आपने पहले m2 का इसमें मल्टीप्लाई करा तो m2y हो गया,
ये y भी आएगा साथ में। m2 का इसमें मल्टीप्लाई करा तो m2y हो गया, और l प्लस m1 का भी कर दिया तो ये हो गया, और ये तो nm1 है ही। एक मिनट, और बाद में माइनस वाला भी इसमें भी इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर आ गया बच्चों, और nm1 था ही, साथ में m2 भी आ जाएगा, और ये n होगा लेकिन माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा। सो दैट कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये आपके पास में क्या आया बच्चों, ये आ गया l प्लस mm1x है, प्लस क्या साथ में l प्लस mm1 इंटू m2 इंटू y, प्लस आप n कॉमन निकाल देते हैं तो m1 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में आया बच्चों। और फिर आपके पास में दूसरी जो, जैसे अभी ये तो AD की इक्वेशन आई, ऐसे ही आप B से B इसके परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, सपोज कीजिए वो E है तो इक्वेशन आप BE निकालेंगे तो वो क्या होगी बच्चों, L प्लस mm1 इंटू एक्स। अब m1 की जगह m2 आ जाएगा, और ये आ गया आपके पास, आ गया m1 की जगह m2 आ जाएगा, और m2 की जगह m1, सिमेट्री से बिल्कुल। और ये आपके पास में वैसा का वैसा ही, ये लीजिए एक सेकेंड, m1 इंटू m2 प्लस 1। अभी आपको बच्चों थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि अब आपको इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बताना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे बताएंगे आप? इंटरसेक्शन पॉइंट बताने के लिए भाई आपके पास में एक इक्वेशन आ गई AD की, एक इक्वेशन आ गई BE की। और आर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों? आर्थो सेंटर होता है ट्राइंगल के एक एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। और एल्टीट्यूड कैसे निकला करते हैं? एल्टीट्यूड निकला करते हैं किसी भी एक आपने वर्टेक्स लिया और वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। और ट्राइंगल के तीनों जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, ये आप जानते हैं। तो आपको बस एक एल्टीट्यूड आपके पास में इक्वेशन ये आई थी AD की, और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। भाई आपने यहाँ पर L प्लस mm1 का मल्टीप्लाई करा और m2 का भी मल्टीप्लाई करा, और nm1 में आपने m2 का मल्टीप्लाई करा, और फिर माइनस इसमें आपने केवल इसका मल्टीप्लाई करा, और ये इसमें तो किसी का भी मल्टीप्लाई होना नहीं है। तो ये आपके पास आया। तो आपके पास में ये AD की इक्वेशन आई। ऐसे ही किसकी इक्वेशन आएगी? BE की आ जाएगी। अब आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप यहां पर जो x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई यहां कर दो। आपने L प्लस mm2 का मल्टीप्लाई यहां कर देना है, कर दिया, और L प्लस mm1 का मल्टीप्लाई यहां कर देना है। ये लीजिए, आप इन्हें कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ जो x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, और यहाँ जो x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर। फिर माइनस कर देंगे, माइनस कर देने से x वाले कैंसिल हो जाएंगे, y आ जाएगा। अब y की वैल्यू को रखकर आप x निकाल दोगे। एक तरीका तो ये है, या फिर आपने जैसे x निकाला वैसे ही y निकालने के लिए यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, और यहाँ वाले का यहाँ पर। जब y वाले का मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, और x वाले का मल्टीप्लाई करोगे तो y आएगा।